नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। मुस्लिम देश में त्रिपुंड और भगवा कुर्ते में ब्रह्मानंद मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर में गूंजा ओम नमः शिवाय। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस को मिली फर्जी रसीद बुक। एसआईटी ने आयोजनों के खर्च की जांच की शुरू। राम मंदिर ट्रस्ट में भी बड़ा बदलाव। अब 3 लोग मिलकर संभालेंगे बैंक खातों की जिम्मेदारी। बंगाल बरुईपुर रेप आरोपी का यूपी स्टाइल में एनकाउंटर। भागने की कोशिश पड़ी भारी तो वहीं टीएमसी के खातों पर ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। 440 करोड़ रुपए फ्रीज। पंजाब कांग्रेस में चन्नी गुट को बड़ा झटका। राजा वडिंग बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। भूपेश बघेल बोले, अध्यक्ष बदलना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ सीजफायर खत्म, अब नहीं करना चाहते हैं डील। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान आज राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ ब्रह्मानंद मंदिर पहुंचे। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ब्रह्मानंद मंदिर के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग में एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आए। भगवा रंग के कुर्ते में माथे पर त्रिपुंड लगाए पीएम मोदी और उनके साथ इस्लाम धर्म को मानने वाले प्रबोवो सुबियांतो का साथ दोनों देशों के अटूट सांस्कृतिक संबंधों की गवाही दे रहा था। पीएम ने वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि हमें हमेशा कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ने का मौका मिल ही जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये साउथ ईस्ट एशिया में दुनिया का दूसरा बड़ा शिव मंदिर है। पुनर्निर्माण के बाद एक बार फिर यहाँ आऊंगा। सर, वाकई में बहुत गजब और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर कि मुस्लिम देश में जाकर पीएम मोदी इस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क तो जरूर है, लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ के जो करेंसी नोट्स हैं उसके ऊपर गणेश भगवान विराजमान होते हैं। इनके एयरलाइंस का नाम है, जो भगवान विष्णु का वाहन है, गरुड़ एयरलाइंस। और अगर आप इनके पार्लियामेंट में जाएंगे तो बाहर महर्षि मनु, वही मनु स्मृति, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ उल्टी पुल्टी करते हैं, लेकिन वो साक्षात विराजमान है। और नीचे लिखा हुआ है कि दुनिया के सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, संविधान बनाने वाले ऋषि। वहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रामायण होता है, महाभारत होता है, उसी के आधार, उसी कहानियों के ऊपर उनके डांसेस, उनके लिटरेचर, उनका कल्चर वो विराजमान है। चोला किंग के दौरान, राजराजा 2 के दौरान इंडोनेशिया भारत का हिस्सा था। अब वो एक अलग मुल्क है और दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएं और वहां भारत के इतिहास को खंगाला ना जाए, ऐसा तो होगा नहीं। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा महादेव का मंदिर है यहाँ पे। अब वहां बताया ये जा रहा है कि उसको फिर से भव्यता दी जाएगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान में मंदिरों को भव्यता दी जा रही है, उसे फिर से बनाया जाएगा। अभी खंडर के रूप में जो आपने देखा, कुछ सालों के बाद एक विशाल मंदिर भोलेनाथ का वहां पे होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी है, आप इस बात को समझिए कि मुस्लिम सरकार, मुस्लिम देश और प्रधानमंत्री वहां पे भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इंडोनेशिया वाले गदगद हो गए। क्यों? क्योंकि सारा देश ने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। लोग बैंकॉक छोड़ करके अब वहां जाएंगे इंडोनेशिया, इस मंदिर को देखने, इस मंदिर में पूजा करने। तो ये जो जिस तरीके से कोऑपरेशन इंडोनेशिया के साथ हम लोगों ने बढ़ाया,
जिस हिसाब से हम लोगों के बीच समुद्री रास्ते को लेकर के सुरक्षा समझौता हुआ, जिस हिसाब से ब्रह्मोस वहां तैनात होगा, अस्त्र मिसाइल वहां पे तैनात होने वाला है, प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में जाकर इंडोनेशिया की सरकार और वहां के लोगों के दिल को वो जीत चुके हैं और अब वो ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ चुके हैं। जी, अब बात करते हैं राम मंदिर दान चोरी की। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। अब पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम की फर्जी चंदा रसीद बुक बरामद की है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी इन रसीदों का इस्तेमाल कर श्रद्धालुओं से चंदे के नाम पर पैसे वसूलते थे। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ और बरामदगी की कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो इसी फर्जी रसीद का उपयोग करके दानदाताओं से पैसे ऐंठते थे। पहले जब कोई भक्त मंदिर में दान देने की इच्छा जाहिर करता था तो ये लोग उससे ये फर्जी रसीद थमा देते थे ताकि किसी को संदेह ना हो। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव भी किए हैं। अब मंदिर के बैंक खातों का संचालन एक व्यक्ति के बजाय 3 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से होगा। इसके साथ ही दान पेटियों से मिले पैसे की गिनती तक की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और पुलिस की तैनाती भी मजबूत की गई है। सर, पहले से ज्यादा बेहतर और अच्छी सुविधा तो भी फिलहाल कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं कि फर्जी रसीद भी बनाई जाती थी, ये सब तो काफी चौंकाने वाला है। देखिए, बहुत सारी चीज चौंकाने वाली है, लेकिन एक जो अच्छी बात जो आज खबर आई है वो ये कि एसआईटी सिर्फ चढ़ावे चोरी के ऊपर ही सिर्फ जांच नहीं कर रही। अब तक जितने दान हुए, कोई 3224 करोड़ रुपए जो है वो दान में आए, उसका भी हिसाब किताब लगाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च हुआ, फिर चढ़ावे में कितना आया। चढ़ावे में बताया जा रहा है कि 525 करोड़ के आसपास पैसे आए, जिसमें 391 करोड़ रुपए जो है वो मेंटेनेंस में और वहाँ के रख रखाव में खर्च हुआ। उसका भी सारा वॉचर, सारा डाटा वो निकाला जा रहा है। बाकायदा जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ उसमें कितने रुपए खर्च हुए बताया गया, 113 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसमें 8000 लोग आए। उसके भी सारे वॉचर्स को कहाँ खर्च किया गया, कहीं ज़्यादा खर्च तो नहीं किया गया, इसमें गमन हुआ या नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि एसआईटी लगातार अपने दायरे को बढ़ा भी रही है, लोगों को चिन्हित भी कर रही है और इसलिए नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों के लिए ज़रूरी है कि अब एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पे वहाँ ट्रस्ट अपनी व्यवस्था को बदले। जो जो कमियां एसआईटी के रिपोर्ट्स में बताई जा रही है उसको कैसे सुधारा जाए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि 3 जो है अधिकारियों के नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें होंगी, हस्ताक्षर किया जाएगा, सीसीटीवी एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे, वहाँ प्रबंधन के लिए अब एक प्रोफेशनल सीईओ को वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो गड़बड़ियाँ हुई उसे एक्सेप्ट करना और उसकी त्रुटियों को खत्म करना, इस ध्येय से सरकार, ट्रस्ट और एसआईटी आगे बढ़ रही है। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में यूपी स्टाइल में अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। बारुईपुर में नाबालिग के रेप और मर्डर केस के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आरोपी क्राइम रिक्रिएशन के दौरान हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे जवाबी कार्रवाई में उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर को लेकर बंगाल की जनता काफी ज्यादा खुश है। सीएम शिविंदु के काम की तारीफ हो रही है, तो वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा है कि बंगाल में अब उत्तर प्रदेश मॉडल लागू किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए इसे जंगल राज बताया और कहा कि बंगाल में कानून के बजाय एनकाउंटर की राजनीति शुरू हो गई है। तो वहीं ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईडी ने टीएमसी से जुड़े 3 अकाउंट को फ्रीज कर दिए हैं। इन तीनों अकाउंट में 440 करोड़ रुपए जमा है। बताया जा रहा है कि ईडी ने पीएमएलए के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। सर, ईडी ने तो बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन योगी स्टाइल में एनकाउंटर ममता गुट को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, ईडी ने पीएमएलए के तहत जो है फ्रीज किया है, अब ये तो भाग जाएंगे। अब ममता बनर्जी कहेगी नहीं मेरा पैसा नहीं है, आमी जानी ना, मुझको मालूम नहीं कहाँ से आया पैसा। एक तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा कि पार्टी अकाउंट में, पार्टी फंड में पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आया, किसने दिया। अभी तक तो इनको लग रहा था कि हमारी सरकार जन्म जन्मांतर तक रहेगी, कभी हमारी सरकार हारेगी नहीं, हटेगी नहीं, और इसलिए जो कुछ भी हम करते चले जाएंगे उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला पैदा नहीं हुआ है। इस मानसिकता से वो ये सारा काम कर रहे थे।
अब महुआ मोइत्रा को बड़ी दिक्कत है कि भाई एक रेपिस्ट का इनकाउंटर हो गया, आरती उतारी जाती, क्या किया जाता? योगी स्टाइल अगर यही है तो ऐसा तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। रेप करने वाले उसको तो जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप गैंग रेप करवा रहे हो एक छोटी सी बच्ची, कानून के पकड़ में तो बहुत समय लग गया होता। उसकी मति मारी गई थी कि वो रिक्रिएशन के समय वो भागने की उसने कोशिश की, पुलिस ने ठोक दिया। ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा की पुलिस होती तो उसको चाउमीन खिला रही होती। हाँ, यही काम कर रहे होते आप लोग। जंगल राज, अरे जंगल राज तो तब था जब टीएमसी के गुंडे गांव की बहू बेटियों को रात के अंधेरे में उठा करके अपने दफ्तर में ले जाते थे और 3 दिन तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक टीएमसी के दफ्तर में रखकर उससे मछली भी बनवाया जाता था और गैंग रेप भी किया जाता था और कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता था। वो था जंगल राज। पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ वो था जंगल राज। जंगल राज की बात कर रही महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी। जंगल राज सही मायने में टीएमसी का राज था। अभी तो शुभेंदु अधिकारी उससे मुक्ति दिलाने के काम में जुटे हुए हैं। जी, अब बात पंजाब कांग्रेस की। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बीच अंदरूनी कलह चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच की गुटबाजी से कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इसे सुलझाने के लिए पंजाब कांग्रेस मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ दौरे पर है। इसी बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। फैसला ये हुआ है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, जो चन्नी गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बघेल ने कहा है कि अध्यक्ष बदलना कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, हाईकमान अपना फैसला नहीं बदलेगा। बघेल ने दावा किया है कि वड़िंग के नाम पर सभी जिला अध्यक्ष सहमत है। राजा वड़िंग की प्रधानगी में ही कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव में उतरेगी। सर, मामला सुलझ गया है या और ज्यादा परेशानी खड़ा कर गया? राहुल गांधी आ गए हैं ना, इसलिए मामला उलझ गया। भाई आप देखिए, आप दिल्ली पहुंचते हैं, पार्टी टूट रही है पंजाब में, आपको पंजाब जाना चाहिए था, आप राजस्थान निकल गए। आते ही राजस्थान निकल गए और बता दिया सबको कि हमने फैसला लिया है, अब आप लोग मैनेज करो, अब तो हम वड़िंग को बदलने नहीं जा रहे हैं। अब यही रहेगा अध्यक्ष। पार्टी टूटे तो टूटे, चुनाव हारे तो हारे, लेकिन राहुल गांधी ने जो फैसला ले लिया, ये किसकी हिमाकत की उसके ऊपर कोई सेकंड जो है ओपिनियन आ सके। अब इसका मतलब ये है कि दिल्ली ने फैसला कर लिया है कि चन्नी साहब की बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा और इधर चन्नी साहब का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। पहले 27 थे, अब तो 60 के आसपास एमएलए और एक्स एमएलए चन्नी साहब के साथ है। राजा वड़िंग जहां से आते हैं वहां के भी लोग राजा वड़िंग के खिलाफ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, चन्नी गुट में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी के दिल्ली आते ही, भारत लौटते ही मामला जो सुधारा जा सकता था और बिगड़ गया है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जोरदार वार और पलटवार के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। नाटो के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने टर्की पहुंचे ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीजफायर खत्म हो गया। ट्रंप ने कहा कि वो अब ईरान के साथ डील नहीं चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैंने ईरानियों को कह दिया है कि जितनी बार तुम हमला करोगे हम उससे ज्यादा जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी गंदे हैं और वो मेरे पर भी हमला कर सकते हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, हम ईरान को परमाणु विहीन करने जा रहे हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप का तो ये बड़ा बयान है, क्या अब जंग और ज्यादा बड़ा हो गया है? देखिए, अभी इनको रियलाइज हुआ कि दे आर सिक पीपल। आपकी बातें नहीं चली, आपकी बातें नहीं मानी गई, आपने इस तरह का बयान दिया। डिप्लोमेसी में इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। अब नाटो की तरफ से भी बयान आ गया कि 5000 फाइटर जेट्स जो है ईरान के ऊपर हम भेजेंगे, हमला करेंगे। मतलब इतने दिनों से जो बातें चल रही थी कि बातचीत से, डिप्लोमेसी से चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, वो होती दिख नहीं रही है। कैपिटल टीवी में हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, इतनी सारी खबरें, इतने सारे दिनों से, कितने सप्ताह हो गए, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि कोई सीज फायर और कोई डील
ईरान के साथ हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इस युद्ध में अमेरिका और ईरान सिर्फ पार्टी नहीं है। 8 वेस्ट एशिया के मुल्क, मुस्लिम देश जिनके ऊपर हमला किया गया ईरान के द्वारा, वो भी इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात कि ये युद्ध, ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच से शुरू हुई, अमेरिका बीच में आया और कोई भी डील बिना इजराइल के वो संभव नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश कर ली कि इजराइल को वो अपनी बातों से मनवा लें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो सही जगह पे है क्योंकि इजराइल इस बात को जानता है कि ईरान के साथ कोई बातचीत करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। ईरान के पास मिसाइल है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है और इसलिए ये डील फेल हुआ है। युद्ध से ही इसका कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, तो वो निकलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।